हाँ, आज चलेगा अपना विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आप पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान तृतीय और इसका शासनकाल है 1177 से 92। चौहान तृतीय और रजिस्टर कर दो बंद और ध्यान दो बोर्ड पे। 1177 से और कब तक है भाई? 92 तक। कल अपने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ, मैं वापस एक बार पुनः रिपीट करवा रहा हूं, समझना। उसे कवि बांधव कंठभरण की क्या थी भाई? उपाधि। उसने अपने बड़े भाई जगदेव प्रतिहार यानी कि जगदेव को पराजित करके वापस से शासक कौन बड़ा? विग्रहराज चतुर्थ। यानी कि उसका शासनकाल दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। किसका शासनकाल है? विग्रहराज चतुर्थ का। बात करते हैं उसने हरि केली नामक नाटक की क्या की थी? उसी के उपलक्ष्य में संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया? लेकिन 1194 में सेवक ने उसे ध्वस्त करवा दिया और उसे 2.5 दिन के झोपड़े का क्या दिया? स्वरूप। 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की पहली मस्जिद और 16 खंभों का क्या कहा जाता है? महल। तो याद रखना, हरि केली नामक नाटक की रचना करने वाला कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद में उसने बीसलपुर बांध का क्या करवाया? निर्माण। कहां पे करवाया? टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में। और उसी का दरबारी कौन था भाई? सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना। तो ये था अपना कौन सा शासक भाई? विग्रहराज चतुर्थ। बात करते हैं सोमेन पृथ्वीराज चौहान की। इनके पिता का नाम था, और पिता का नाम है सोमेश्वर। क्या नाम है भाई? सोमेश्वर। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। कौन सी देवी भाई? कर्पूरी देवी। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ था 1166 में। तुम्हारे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हो, है ना, इसीलिए तो यहाँ आए हो अभी, क्योंकि ये गरीब आदमी और भी है, गेहूं के साथ गुण में ये मर जाएंगे। तो इनका सम्मान है, इनको नहीं दबाना है, इनको बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाना, अपना तो भर लेंगे पेट। सरकार इनको ही चाहती है आगे, बस सही है कि नहीं? हम हमारा तो भर लेंगे कैसे भी, अरे अपन तो कमा खा लेंगे, इनकी भी सोचो ये कहाँ कमाएंगी, है ना। तो सुनो, 1166 में अनहिल है पाटन, अनहिल पाटन गुजरात में इनका क्या हुआ भाई? जन्म। लेकिन ये महज 11 वर्ष के क्या बन गए थे भाई? शासक, क्योंकि इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत। तब ये 11 वर्ष के शासक बने, तब इनकी माता को पता था कि मेरे बेटे को कभी भी कोई भी आक्रमणकारी मार सकता है। तब इसका एक प्रधानमंत्री बना दी, और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री का नाम क्या था? और एक इसका सेनापति था। बोलो भाई, देखो सेनापति कौन है इसका? हाँ सुनो, इसका प्रधानमंत्री, सेनापति और इसके दरबारी कवि, ये 3 नाम है। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? इसका सेनापति था भुवनमल। क्या नाम था भाई? सेनापति का नाम है भुवनमल। इसको सेनापति बना दिया। कहा किसने? कर्पूरी देवी ने, कि आप मेरे बेटे की सुरक्षा करें ताकि उसके कोई भी आक्रमणकारी हानि नहीं पहुंचा सके। और इसका प्रधानमंत्री बना दी कैमास को। किसको भाई? कैमास, या इसी का नाम है कदमवास। कदमवास। इसको इसका क्या बना देती है? प्रधानमंत्री। इसके दरबारी कवि का नाम क्या होगा भाई? एक का नाम है जयानक। क्या नाम है भाई? जयानक। एक का नाम है विश्वरूप। क्या नाम है भाई? विश्वरूप। और एक का नाम है जनार्दन। और एक दरबारी का नाम और है, क्या है? जिसके इसका साथ यानी कि दोस्त था, एक साथ जन्म एक साथ मरण, उसका नाम क्या था? जिसका नाम है चंद्र बरदाई। क्या नाम है भाई? चंद्र बरदाई। तो यानी कि ये इसके दरबारी कवि थे, इसके दरबार में रहने वाले। तो वापस से मेरे साथ बोलेंगे, इसका शासनकाल कब से कब तक चला? पिता का नाम क्या है? माता का नाम? जन्म कब हुआ?
कहां पे हुआ, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सेनापति का नाम, और दरबारी कवि कौन है, नंबर दूसरा विश्वरूप, नंबर 3, और नंबर 4, जब ये महज कितने वर्ष का शासक बना, तो चिंता किसको लग रही है भाई, और माता का नाम क्या है, क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, भीम सिंह के द्वारा। क्या नाम था भाई, भीम सिंह। और वो भीम सिंह चालुक्य शासक था जो कहां का था भाई, गुजरात का। तो इसको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे को कौन नहीं मार दे भाई, गुजरात का राजा भीम सिंह। और इसी के जो चचेरे भाई थे जिसका नाम था नागा अर्जुन। क्या नाम था भाई, नागा अर्जुन का डर था। इस कारण से कर्पूरी देवी ने कहा कि 11 वर्ष का शासक है, मैं चला लूंगी, लेकिन तू कहां चला जा, ननिहाल। और इसके नाना का नाम था आनंद पाल। कौन सा पाल भाई, आनंद पाल कह दो चाहे, इसी का नाम है अंगपाल। और अंगपाल कहां का राजा था, अंगपाल तोमर आ रहा है, तोमर कहां के थे भाई, दिल्ली के। अरे कहां के थे भाई, तो अंगपाल तोमर की पुत्री कौन थी, कर्पूरी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ, लेकिन ऐसे कहा जाता है अंगपाल के कोई भी पुत्र नहीं था, इसके केवल 2 ही पुत्र था, कर्पूरी देवी। कौन था भाई, और इस रानी का नाम था रंग देवी। रंग देवी का विवाह जयचंद गैडवाल के साथ, क्या नाम हुआ भाई, इसका विवाह हुआ सोमेश्वर के साथ। किसके साथ भाई, सोमेश्वर की क्या हो गई, मृत्यु। तो इधर कौन बच रहा है, तभी कर्पूरी देवी ने अपने ननिहाल में भेज दिया, किसके घर पे भाई, अंगपाल तोमर। लेकिन उसी वक्त दुर्भाग्यपूर्ण चिंता किसको होने लगी, जयचंद गैडवाल को, कि मेरे ससुर के कोई भी पुत्र नहीं है, हो सकता है यह कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का क्या बना दे, राजा। तो हक तो मेरा भी है वहां पे। इसने भी अपने पीछे पीछे अपनी पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था भाई, इसने भी अपनी बेटी को कहा कि तू क्या ले रही है यहाँ पे, तू भी जा तेरे मामा के। और उसको भी कहां पे भेज दिया भाई, दिल्ली। और दिल्ली में पहले ही कौन बैठा था, इधर से कौन चली, मिली जियो का फोन। तो चाहिए इंस्टाग्राम चलाने के लिए तो चाहिए ना। तो अब सहयोगिता भी जारी है किधर की ओर, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, मिटा दूं। अब देखो इधर है अंगपाल तोमर, वापस से लिख देंगे। इसके 2 पुत्री है, एक का नाम है कर्पूरी देवी, एक का नाम है, इसका विवाह किसके साथ हुआ, जयचंद गैडवाल के साथ। और इसका विवाह किसके साथ हुआ, सोमेश्वर। इन दोनों का पुत्र का नाम क्या है, पृथ्वीराज। कहां पे बैठा है, दिल्ली। तो इन दोनों की पुत्री का नाम क्या है, आपस में क्या लगते हैं, अरे इधर क्या लगेंगे, ये तो भाई यार ये क्या है, बंदिस्ता भूल चुके हैं अब दोनों। आगे चल रही है स्थिति बिगड़ेगी अब, क्योंकि अब जैसे में आया तो मेरे को कहा भी कि डर इसको था कि कहीं अंगपाल तोमर दिल्ली का राजा किसको नहीं बना दे, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं है, दिल्ली हो सकता है इसको दे सकता है। तो इसको शक था, तो कहा कि बेटी तू भी वहां जा, जो भी गतिविधियां चले तुरंत इंफॉर्मेशन किसको देगी, जयचंद गैडवाल को। इंफॉर्मेशन भी गलती दी गई। इधर से ये गई, महल के अंदर कौन बैठा है भाई, अंगपाल तोमर। और उस बाल्य अवस्था में महज 11 वर्ष का यहां पर कौन बैठा, पृथ्वीराज चौहान। पहली बार देखा किसको भाई, संयोगिता को। तब कहा देखा है पहली बार साजन की आंखों में, और साजन कहां बैठा है, ये दोनों आपस में रिश्ते भूल गए। ऐसा कहा जाता है संयोगिता ने पर्ची इधर भगाई, इसने पर्ची उठा ली, और इसमें क्या लिखे हुए थे, टोल फ्री नंबर। अब दोनों के अलग अलग ऑफिस हो गए। ननिहाल में कौन ध्यान दे सकता है कि ऐसी भी गति हो। इस कगार प्रेम प्रसंग पहुंच गया। प्रेम प्रसंग इस प्रकार पहुंचा कि ये दोनों शादी करने के योग्य हो गए। कहा कि अपन दोनों भक्कर क्या कर लेंगे, शादी। इस बात का पता किसको चला, जयचंद गढ़वाल एक दिन रात को 12 बजे फोन चला रहा, उधर साथ में ऑनलाइन कौन आ रही, संयोगिता। नंबर तो इसके भी तो होंगे भाई, लड़का को लगता है साधु का, तो नंबर तो होंगे ही ना भाई। साधु खत्म होगा, साधु के लड़के के नंबर होंगे। ये भी ऑनलाइन
जयचंद गहलोत ने सोचा कि कुछ ना कुछ चक्कर है, और चक्कर तो ठीक भी सही है। उसने कहा कि मैंने भेजा किस काम के लिए, तेरे काम हो क्या गया। इससे पहले यह किया जाए कि मैं मेरी पुत्री को दिल्ली से वापस लेकर आऊं, अन्यथा ये लड़की इसके साथ शादी कर ली तो दिल्ली की गद्दी मेरे हाथ से चली जाएगी। क्यों नहीं, मैं इसको मार भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरा क्या बन जाएगा, दामाद। अरे जवाई बनेगा कि नहीं, तो मार भी नहीं सकता, मारेगा तो विधवा कौन होगी। लेकिन कल तो कोर्ट मैरिज करेंगे लाल किले पे चल के, आज रात आखिरी है, नहीं तो कल वो आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त जयचंद गहडवाल कहा जाता है कि दूसरे दिन किसके दरबार में पहुंचा, और अंगपाल तोमर से कहा कि साहब अब मेरी पुत्री को वापस से घर पे भेजो। अंगपाल ने कहा मैंने कब कहा तू मेरे घर पे भेज, तू खुद ही भेजा था, ले जा। सहयोगिता ने कहा कि इतनी जल्दी, बस बहुत है, दिख रहा है तेरा कार्ड नाम है सारे ही। सहयोगिता ने यह खबर पहुंचाई किसके पास, मेरे को पहले पता था आएगा वो, और अब तुझे लेके जाएगा। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह बात की खबर लगी, पृथ्वीराज चौहान वापस दरबार के सामने खड़ा हो गया। इधर से कौन जा रही है भाई, सहयोगिता। अब किससे रहा जाए देखने के बाद कि क्या तो 6 महीने तक साथ रहे, और 6 महीने बाद अब ये लेके जाएगा और इसकी दूसरी जगह क्या कर देगा, शादी। किसकी शादी हो जाएगी, और अकेला कौन। जब ही दरबार के सामने बैठा, जैसे ही जयचंद गहडवाल अपनी पुत्री को लेकर निकला, तब इसके एक बात याद आई, किसके भाई, पृथ्वीराज चौहान के। और उसने एक बात कही कि यह हादसा तो किसी दिन होने वाला था, यानी कि यह हादसा तो किसी दिन होने वाला था। मेरे मजबूर मेरे हाथ कट गए, वरना सहयोगिता तेरी मांग में सिंदूर बढ़ने ही वाला था। ये तो तेरा बाप आ गया, मैं भी क्या कर सकता हूं। जयचंद गहडवाल ने कहा चला जा छोरे चुपचाप। कहते मैं तो चुपचाप ही हूं, ले जा। ले जाते ही इसने कन्नौज में, याद रखना ये कहां का राजा था भाई, और कन्नौज में जाने के बाद जयचंद गहडवाल ने पुनः सोचा कि यदि मैं इसकी शादी नहीं करूंगा तो कभी ना कभी ये उसके साथ भग सकती है। इससे पहले पहले इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा दिया अपनी बेटी का। समझना स्वयंवर कैसे होता है, देश विदेश के। इधर है कौन भाई, जयचंद गहडवाल। कौन है भाई, जयचंद गहडवाल। और जयचंद गहडवाल की पुत्री का सहयोगिता का क्या रचा दिया, स्वयंवर का मतलब स्वयं देखकर वर चुनना, यानी कि सभी देश विदेश के राजा महल में आएंगे, और इस प्रकार से ये जयचंद गहडवाल का क्या भाई, महल। इधर दिल्ली में कौन बैठा है, अरे कौन बैठा है, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली छोड़कर कहां पे आ गया, अजमेर, क्योंकि टेंशन बहुत बड़ी होती है। इधर से टेंशन में कौन आ गई, इधर से टेंशन में ये कहां गया, स्वयंवर के अंदर जयचंद गहडवाल ने देश विदेश में कार्ड पहुंचाए, लेकिन सहयोगिता के स्वयंवर का कार्ड किसके पास नहीं पहुंचाया। यदि कार्ड पहुंचा देता, ये भी उस विवाह में सम्मिलित होता, तो सहयोगिता विवाह किसके साथ करती। तो ये चाहता था कि मैं इसको कार्ड नहीं दूं, किसको कार्ड नहीं दिया, देश विदेश के सभी राजा आ गए, कोट पैंट शेरवानी लगा के, परफ्यूम उर्फ्यूम लगा के, शादी हो रही है, पता नहीं किसका नंबर आ जाए। महल में टेंट लग रहा है, एक चेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस प्रकार अजमान है। ये लो भाई मैं राजा बना रहा हूं। यहाँ पे कमरा है सहयोगिता का, इधर भी कमरा है, यहाँ पे रेफरी महोदय बैठे हैं जिसका नाम है जयचंद गहडवाल। इधर से कौन आएगी, सहयोगिता। अब स्वयंवर में जैसे ही देश विदेश के राजा बैठे, ये गेट समझ लो, और इस जयचंद गहडवाल ने अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या लगवा दी, मूर्ति। एक लोहे की क्या लगवा दी भाई, मूर्ति। जहां पे राजा चप्पल खोलते हैं वहां पे इसने अपने मूर्ति लगवा दी। सभी राजा आए, पूछे कि साहब ये कौन है, तो इसने कहा कि ये मेरा दुश्मन पृथ्वीराज चौहान अजमेर का क्या है, राजा। अब ऐसे तो कैसे कहते, मेरी छोरी का टाका पिटी शीशे है, ये तो काम खराब पहले हो जाए, कह सकता है क्या। तो उसने कहा कि ये मेरा विरोधी है। विरोधी का मतलब है दुश्मन है, और इस दुश्मन को मैं अपमानित करने के लिए मेरी लड़की के स्वयंवर में बुलाया नहीं। कौन कह दिया भाई, सभी राजाओं ने कहा ठीक किया, नहीं बुलाया तुम। अब इनको ये थोड़ी पता है कि भाई ये कौन था। इस बात की सूचना पहले सहयोगिता ने टेलीफोन पे किसको दे दी, कल का स्वयंवर है, 12 बजे का है, चुपचाप आ जाना, मुझे नहीं पता किधर से आएगा, मुझे विवाह करना है, तेरे साथ ही करना है। उसने कहा तेरा बाप मेरे को कार्ड नहीं दिया, तेरा बाप जहां विवाह कर रहा है वहां चली जा,
मेरे पीछे तो जेल में डोलेगी। उसने कहा कुछ भी हो, शादी होगी तो किससे होगी? फिक्स 2 बजे पहुंच ही जाना, नहीं पहुंचा तो मेरी मृत्यु की, यानी कि मृत्यु हो जाएगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। कहते मरना मत, मैं ही आ जाऊंगा। अब कौन जा रहा है भाई? समय कितना बता दिया? अब 2 बजे तक तो इंतजार कौन करे भाई? सहयोगिता। और उसने कहा कि तुम्हारे महल के गेट के जस्ट पीछे मिलूंगा, तू वरमाला डालना मत। जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी, ये सभी राजा है, पढ़े लिखे विद्वान है, किसी ना किसी रियासत के राजा है, एक एक से इंट्रोडक्शन कर, पढ़ाई लिखाई पूछ, रिज्यूम चेक कर। कोई बीएससी है, कोई बीएड है, कोई एमएससी है, कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है, इनसे पूछ और तेरे को जो अच्छा लगे उसी के गले में क्या डाल दे? वरमाला। मैं तेरी शादी उसी के साथ कर दूंगा। वरमाला ली, इधर घड़ी में देखी तो कितने बज रहे भाई? 12। अब इसको तो 2 बजाने कैसे भी तैसे, कि भाई 2 बजे का ही तो टाइम था कि 2 बजे मैं गेट के बाहर मिलूंगा। जैसे ही एक राउंड में आई, अब एक बात समझो, यहां राजा बैठा है, इसका भी नंबर नहीं आया, आगे चली, इधर किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली, वहां लास्ट यहां आ गई। जयचंद गढ़वाल बेटा बोला कि बेटी कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा राउंड लगा, अब की बार इनकी पढ़ाई भी पूछ, अच्छा लगे उसी के गले में क्या डाल दे? वरमाला। जब तक देखी तो कितने बज गए? 1:30। यहां से और यहां तक पहुंचूंगी, आधा घंटा फिर हो जाएगा, कितने बज जाएंगे? 2। और 2 बजे का तो एड्रेस कौन दिया है? जैसे ही ये दोबारा भी इधर से चली, अब आप समझ सकते हो जिस इस राजा का नंबर वरमाला में नहीं आया होगा, इसके दिल पे क्या बीती होगी। पहली बात तो ये सोचिए, इस पे क्या बीती हो, क्या गुजरी होगी कि मेरे में कौन सी कमी है, ये मेरे गले में वरमाला नहीं डली। 1 से भला 2, 2 से भले 3, ऐसे करते करते ये यहां तक पहुंच गई, लेकिन किसी के गले में क्या नहीं डली? वरमाला। आगे चली, यहां पहुंची और यहां से इसकी नजर पड़ी घड़ी पे तो कितने बज गए? 9। और इसने देखा कि अब समय आ गया, वो गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा, और गेट के बाहर नहीं भी कर रहा होगा तो उसकी मूर्ति लगी हुई है, मैं मूर्ति के साथ ही गले में क्या डाल देती हूं? वरमाला, ताकि मेरी शादी तो किसके साथ हो जाएगी? पृथ्वीराज चौहान। और जैसे ही ये वरमाला को हाथ में ली और गेट से बाहर आने लगी तो नहीं भाई, पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखाई दिया। तब उसके गले में, मूर्ति के गले में वरमाला डाली और बोली, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुना, तू भी मुझे सुन। कहां बैठा है? 2 बज गए। इस मूर्ति के पीछे से कौन आया? और पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पिटवाएगी क्या? 1.5 घंटा हो गया, बाहर बैठा हूं। और इसको उठाया और उठा के अपने घोड़े पे बिठाया, जिसका नाम था नाट्य रंभा। क्या नाम था भाई? और नाट्य रंभा पे बिठाकर कहां पे लेके आ गया? और अजमेर में उसके साथ क्या कर ली? जैसे ही शादी की, यहां से भागी तो ये सारे राजा क्रोधित होकर टूट पड़े किसके ऊपर? जयचंद गढ़वाल, तुझे पता था तेरी लड़की का टाका कहीं फिट है तो हमें क्यों बुलाए रहे? हमारा काम धंधा सब कुछ छूट गया, शेरवानी के पैसे गए। अब जयचंद गढ़वाल ने कहा कि मैं जिसके होने वाले ऊत जाए तो मैं भी क्या करूं, अब अपने अपने घर जाओ, किराया ले जाओ, मेरा दिमाग खराब। इसी वक्त जयचंद गढ़वाल से कहा जाता है कि एक निमंत्रण लिखा, और निमंत्रण किसको लिखा? मोहम्मद गौरी को। और ये मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? गजनी का। ये बार बार भारत पे आक्रमण कर रहा था, तो ये चाहता था कि मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठूं। कौन चाहता था भाई? मोहम्मद गौरी। और ये समझ गया कि कोई छुड़ा सकता है मेरी पुत्री को, तो कौन छुड़ा सकता है? मोहम्मद गौरी। क्योंकि भारत देश के कोई भी राजा जयचंद गढ़वाल का साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लड़की की इच्छा थी किससे शादी करने की? पृथ्वीराज से। तो मना कौन कर सकता है? तभी इसने निमंत्रण में कहा कि आप आओ और आकर के मेरी पुत्री को पृथ्वीराज चौहान के चुंगल से छुड़ा दो, मैं आपको दिल्ली का क्या बना दूंगा? राजा। किसको कहा भाई? और मोहम्मद गौरी तो कहां का राजा बनना चाहता था? दिल्ली का। और उसी वक्त मोहम्मद गौरी को तो बहाना ही तो चाहिए था, तो बहाना मिल गया। बहाना किसने दे दिया? उस वक्त एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध की बातें अपन बाद में करेंगे, तो ध्यान रखना। युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था, मैं दोबारा से राजस्थान का नक्शा बना के समझा देता हूं। ऐसा ही बना लेते हैं, मान लो राजस्थान है पढ़ाई, सही है ना? मान लो, क्या है ही मानने में क्या जा रहा है? पड़ोसियों को तो काका कह देते हो, तुम कह देते हो कि नहीं?
हाँ ये राजस्थान है, समझना। यहां पे पड़ता है अपना अजमेर। यहां पे क्या भाई? मैंने कहा अभी अजमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज। कितने वर्ष का राजा बना? सबको पता है। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर की क्या हो गई? मृत्यु। कहां के राजा ने की? गुजरात के राजा का नाम क्या था? क्यों किया भीम सिंह? बताओ, भीम सिंह ने इसकी मृत्यु क्यों की? समझना, दो चीजें बताई जाती है। कोई तो कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं कहता। मुझे नहीं पता। यहां पे हमें आबू, समझ लो पहले। माउंट आबू का नाम सुना होगा। आबू में परमार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी। क्या नाम था भाई? अब इंचनी की शादी करने की इच्छा तो थी किससे भाई? सोमेश्वर से। और इच्छा जाहिर कौन कर रहा था? अब भीम सिंह ने कहा कि नहीं, इंचनी शादी तो मैं ही करूंगा। इंचनी ने कहा सैड आउट हो, मैं शादी किससे करूंगी? इन दोनों का जब जैसे ही भीम सिंह ने नाम सुना, किसका भाई? सोमेश्वर का, तो भीम सिंह को क्रोध आया और इस भीम सिंह ने किसकी हत्या कर दी? इस बात को लेकर पृथ्वीराज चौहान का विरोध किसके साथ था? गुजरात के साथ। किसके साथ? भीम सिंह के। क्योंकि भीम सिंह ने इसके पिता की क्या कर दी थी? हत्या। तो बताओ हत्या का बदला लेगा कि नहीं? यहां पे एक युद्ध होगा, याद रखना। उस युद्ध को कहा जाता है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? अरे नागौर का युद्ध हुआ 1184 की सेना के मध्य हुआ। अजमेर की सेना के और गुजरात की सेना के राजाओं के मध्य नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो एक तो अजमेर की सेना के और एक भीम सिंह की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था? नागौर का युद्ध। इस नागौर के युद्ध के अंदर दोनों सेनाओं ने समझौता किया। अरे कच अपने क्यों मर रहे हो? क्यों? राजा तो कोई से ही नहीं आए। अपनी कौन सी दुश्मनी है? राजाओं की है। अपने तो क्या कर लो? संधि। उन दोनों आएंगे तब तो युद्ध करेंगे ना, तो अन्यथा युद्ध नहीं करेंगे। इसके बीच में एक व्यक्ति आया, जगदेव। क्या नाम था भाई? जगदेव। जगदेव प्रतिहार ने इस नागौर के युद्ध में क्या कर ली भाई? संधि। और ये विवाद क्या हो गया? समाप्त। तो ये युद्ध कौन सा हुआ था? किन किन के मध्य हुआ? अजमेर वर्सेज गुजरात की सेना के मध्य। इस युद्ध के मध्य जगदेव प्रतिहार ने क्या कर ली? संधि। इन दोनों का क्या हो गया? राजीनामा। लेकिन समझना, इसका चचेरा भाई था गुड़गांव, नाम था नागा अर्जुन। क्या नाम था भाई? इधर नागा अर्जुनों के बाद में एक जाति थी जिसका नाम था भंडानक। क्या नाम था भाई? भंडानक जाति आई थी सतलज नदी से। कहां से आई थी भाई? और सतलज नदी कहां बहती है? पंजाब में। अरे कहां पे बहती है? पंजाब से आई अलवर भरतपुर। कहां पे भाई? अलवर भरतपुर। और मथुरा क्षेत्र पर क्या कर ली? अधिकार। किसने किया? अरे किसने किया? हाँ, भंडानक जाति ने। कहां पे किया? अलवर, भरतपुर और मथुरा। तीसरा एक यहां पे पड़ता था यूपी। यूपी में एक जगह पड़ती है नारायणा। नारायणा। और यहां का एक शासक था परमर्दी देव। क्या नाम था भाई? परमर्दी देव। परमर्दी देव ने आती हुई सेना को, समझना, पृथ्वीराज चौहान की आती हुई सेना को पीटा, कमर कसा, जबरदस्ती पंगा ले लिया। कोई मतलब नहीं था। समझना कैसे? अपने युद्ध की बात करेंगे। एक जगह पड़ती है यहां पे कन्नौज। कन्नौज का मैटर मैंने आपको समझा दिया। कन्नौज भी कहां पे भाई? यूपी में। यहां का राजा कौन है? जयचंद गहडवाल। इसकी तो बात समझ गए कैसे विरोधी था। इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा समझना। सबसे पहले नागा अर्जुन ने अपने भाई से कहा कि क्या तो अजमेर का आधा क्षेत्र दे, अन्यथा फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 11 वर्ष का हूं, शक्तिशाली हूं। अपने भाई के साथ जा भिड़ा 1178 में। कब की बात है भाई? 1178 में नागा अर्जुन के साथ युद्ध किया। अपने भाई नागा अर्जुन का क्या कर दिया? दमन। दमन का मतलब होता है हरा दिया। अरे इसको क्या कर दिया? हरा दिया, अर्थात इसको पराजित कर दिया। और इसके गुड़गावा क्षेत्र पर, कहां पे भाई? गुड़गावा क्षेत्र को किसने जीत लिया? बताओ भाई, कब जीता? 1177 में। क्या बना था? राजा। कौन बना था? तो पहली विजय किसके ऊपर प्राप्त की?
गुड़गावा क्षेत्र पे क्या किया अधिकार। जैसे ही ये गुड़गावा से आ रहा था तो अलवर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, अजमेर के। और इसने देखा अलवर में कि भंडानक जाति से पूछा कहां से आए हो भाई, तो उसने कहा साहब सतलज नदी से आए। क्या लेने आए हो, कि साहब हमने तो अधिकार कर लिया अलवर और भरतपुर में, और भरतपुर के साथ में कहां पे कर लिया। तब इसने कहा पृथ्वीराज चौहान ने कि ये क्षेत्र तो मेरा है, क्या तो चुपचाप चले जाओ अन्यथा पीटूंगा, कब्र के सीटूंगा। तब सतलज नदी के ऊपर से आई हुई जनजाति ने कहा कि कम तो हम भी नहीं, ऐसे तो जाने वाले नहीं, हो जाने दे युद्ध। तो इसने 1182 में, कब की बात है भाई, 1182 ईस्वी में भंडानक जाति दमन और अलवर और भरतपुर मथुरा क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कब्जा कर लिया। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। अब आ रहा था अलवर भरतपुर से, तो 1182 की बात है। रास्ते में कौन सी जगह थी, नारायणा का शासक कौन था, और इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम क्या था, उदल। एक का नाम क्या था भाई, उदल। ये दोनों सेनापतियों ने देखा कि ये सेना किसकी आ रही है, तो पता चला कि सेना किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की। युद्ध लड़के आ रहे हैं किससे भाई, भंडानक जाति से। तब इसने सोचा नारायण जगह पे कि क्यों नहीं दोनों अपन भी इनको पराजित कर दे। आला और उदल ने परमर्दी देव के कहने पर पृथ्वीराज चौहान की घायल सेना पर, ध्यान रखना, घायल सेना पर क्या कर दिया, प्रहार। और उस युद्ध के अंदर उस सेना ने भी, घायल ने बुरी तरीके से युद्ध लड़ा, और इस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध। अरे कौन सा युद्ध था, तो तुमुल का युद्ध भी कब हुआ, किन किन की सेना के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान व परमर्दी देव की सेना के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ, इस युद्ध में आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, जीत गया। कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान। तो ये तीसरा युद्ध कौन सा था, तुमुल का युद्ध। और चौथा युद्ध कौन सा हुआ, नागौर का युद्ध। और पांचवा युद्ध कौन सा होगा, तराइन का युद्ध। किसकी वजह से हुआ, अरे किसकी वजह से हुआ, सहयोगिता की वजह से। इस भारत की दुर्दशा कौन कहलाती है, सहयोगिता। ये काश सहयोगिता नहीं होती तो इस भारत में मुस्लिमों का यानी कि स्थापना नहीं होती। तो हमने जो भी कुछ सीखा इन महारानियों के पीछे सीखा, जो भी कुछ हुआ इनके पीछे हुआ, आज भी कुछ हो रहा है तो इनके पीछे हो रहा है, क्योंकि सब कुछ परसेंट ये लेके बैठी है। धन्यवाद। हमारी लाइफ कैसे कटेगा नहीं, हमारी क्या गलती थी उसमें। विदेश के लोग आ रहे हैं कि नहीं, तो वापस से बोलो एक बार, कोई नहीं समझना, एक साथ बोलना है। तो पृथ्वीराज चौहान का पहला आक्रमण किसके ऊपर हुआ, कब हुआ, नागार्जुन का क्या कर दिया, और गुड़गावा क्षेत्र पे क्या किया। दूसरा आक्रमण कहां पे हुआ, कहां से आई थी, अलवर भरतपुर पे क्या किया। 1182 में कौन सा युद्ध हुआ, किसको पराजित किया, और दूसरे को उदल, इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित। तीसरा युद्ध कौन सा हुआ, कब हुआ भाई, अजमेर और गुजरात की सेना के मध्य। इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी, संधि। अब आएगा किसको बचाने के लिए, सहयोगिता को बचा, नाम था बचाने का, लेकिन दिल्ली पे क्या करना चाहता था, अधिकार। समझना, अब अपन पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लो एक बार इंट्रोडक्शन। पसीना बहुत ज्यादा आगा, मफलर भी नीचे रह गया, कोई नहीं, आज के कौन पानी पिला तो हाँ लिखो, और मैं टॉपिक तो डाल दूं, साफ साफ लिखना। पृथ्वीराज चौहान, 3 नंबर का ध्यान रखना, ये 1177 से 92, थोड़ा फास्ट लिखना। हाँ लिखो भाई, पिता बराबर बाप बराबर, पिता को बाप ही तो बोलते हैं, पिता बराबर सोमेश्वर, पिता बराबर सोमेश्वर, माता का देवी, कर्पूरी देवी,
जन्म बराबर है, जन्म बराबर है, जन्म बराबर है 1166 ईस्वी, 1166 ईस्वी, 1166 ईस्वी, अनहिल पाटन गुजरात, अनहिल पाटन गुजरात, अनहिल पाटन गुजरात, कोष्टक में कर लेना अनहिल पाटन गुजरात, कोष्टक में गुजरात कर लेना, अनहिल पाटन गुजरात। लिखो भाई सेनापति बराबर है भुवनमल, सेनापति भुवनमल, लिखूं, लिख लोगे? हाँ, तो सेनापति बराबर है भुवनमल, मंत्री बराबर है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैमास या कदमवास, कैमास या कदमवास, कैमास या कदमवास। घोड़ा बराबर है नाट्यरंभा, घोड़ा बराबर है नाट्यरंभा। पत्नी बराबर है संयोगिता, एक पत्नी का नाम और लिख लेना इंचनी, दो पत्नी थी इसके, एक का नाम इंचनी, एक का नाम संयोगिता। मैंने अभी बताया ना जो पिता का मैटर चल रहा था, तो दशरथ शर्मा कहता है कि नहीं वो बात किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान की। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। तो दो पत्नी हो गई। हाँ, दरबारी कवि, दरबारी कवि चंदर बरदाई, जनार्दन विश्वरूप, विश्वरूप, एक का नाम लिख लो जयानक, जयानक, विश्वरूप, जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, लिख लिए। अब लिखो प्रमुख ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था भाई? चंदर बरदाई ने, चंदर बरदाई ने लिखा ये ग्रंथ। और एक था पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, ये लिखा था जयानक ने। दो ग्रंथ हैं इसके बारे में जो संबंधित हमारे को जानकारी प्राप्त कराते हैं। एक का नाम है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा? चंदर बरदाई ने। और एक का पृथ्वीराज विजय, जयानक ने। लिख लिए? लिख लिए क्या? छोटी बात तो लिखवा देता हूं। पहला टॉपिक डाला नागा अर्जुन का दमन, पहला टॉपिक लिखो नागा दमन। छोटी छोटी बातें ही लिख लेना। नागा अर्जुन का दमन, नागार्जुन के दमन में लिखना। टॉपिक डालो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, नागार्जुन के दमन में लिखना 1178 में, 1178 में, 1178 में अपने चचेरे भाई, 1178 में अपने चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन का, अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन का, अर्जुन का दमन किया।
अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन का दमन किया। लिख लिए। तथा तथा गुड़गांवा क्षेत्र, गुड़गांव मत लिखना, लिख लें गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम क्षेत्र पर अधिकार किया। गुरुग्राम क्षेत्र पर अधिकार किया। हाँ, गुरुग्राम क्षेत्र पर क्या कर लिया भाई? अधिकार। कब किया था? 1173 में। अब दूसरा टॉपिक डालो, भंडानकों का दमन। भंडानकों का दूसरा टॉपिक का नाम है भंडानकों का दमन। यह टॉपिक है, भंडानकों का दमन। भंडानकों का दमन बोलूं? देखो इसमें 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में भंडानक जाति का दमन किया। भंडानक जाति का दमन किया। भंडानक जाति का दमन किया। और अलवर, भरतपुर, अलवर भरतपुर वह मथुरा क्षेत्र पर अधिकार किया। मथुरा क्षेत्र पर अधिकार किया। लिख लिए। तीसरा लिखो, चंदेल शासक, चंदेल शासक परमर्दी देव, परमर्दी देव पर विजय। परमर्दी देव पर विजय। चंदेल शासक परमर्दी देव पर विजय। परमर्दी देव पर विजय। टॉपिक डाल लो, चंदेल शासक परमर्दी देव पर विजय। और इसमें लिखना 1182 ईस्वी में महोबा के शासक, महोबा के शासक परमर्दी देव के सेनापति, महोबा के शासक परमर्दी देव के सेनापति, परमर्दी देव के सेनापति आला व उदल, परमर्दी देव के सेनापति आला व उदल, आला व उदल वह पृथ्वीराज चौहान, वह पृथ्वीराज चौहान, वह पृथ्वीराज चौहान की सेना के मध्य, की सेना के मध्य तुमुल का युद्ध हुआ। सेना के मध्य तुमुल का युद्ध हुआ। तुमुल का युद्ध हुआ। लिख लिए। तुमुल का क्या हुआ? युद्ध। नेक्स्ट में लिखना, इस युद्ध में, इस युद्ध में आला व उदल, आला व उदल लड़ते हुए, लड़ते हुए वीर गति को, वीर गति को प्राप्त हो गए।
वीरगति को प्राप्त हो गए। नमस्ते। हाँ, अब टॉपिक डालो नेक्स्ट, लास्ट युद्ध कराएंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184। नागौर का युद्ध 1184। 1184 इसमें लिखना, यह युद्ध चालुक्य शासक सेकंड भीमसिंह सेकंड, भीमसिंह द्वितीय, सेकंड का मतलब द्वितीय, भीमसिंह सेकंड व पृथ्वीराज चौहान की सेना के पृथ्वीराज चौहान की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के मध्य संधि करवा दी। इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया भाई? संधि। रजिस्टर कर दो, बंद। हाँ, कर दो रजिस्टर बंद एक बार, सारे के सारे। हाँ, समझो अब इधर देखो भाई, अब अपन बात कर रहे थे कि मैंने कहा इधर तो अपना पड़ता है कन्नौज, बीच में है अजमेर, और इधर है गजनी। मैं वापस से आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं ताकि याद रह जाए आपको। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि गजनी का जो राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। आपसे कोई ऐसे कह दे तो गौरी का पूरा नाम बताओ। हाँ, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? 2-4 दिन में तो याद आपको भी हो जाएगा। मोइनुद्दीन सियाबुद्दीन मोहम्मद शाम है, रहवा दूं, डायरेक्ट ही पढ़ लो मोहम्मद गौरी। हाँ, इधर रहेगा क्योंकि उसका नाम ही ऐसा ही था, मोइनुद्दीन सियाबुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद शाम। उसके भाई का नाम क्या था सुनो, मोइनुद्दीन सियाबुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद गयासुद्दीन। बाप का नाम भी बताऊं? बाप का नाम 3 लाइनों में आएगा, मतलब 4 पीढ़ियों के नाम चलते उनके। तो समझना, गजनी का जो राजा था गौरी, ये गौर प्रदेश से आया था और इसकी इच्छा यह थी कि मैं दिल्ली पे शासन करूं। लेकिन दिल्ली पे शासन करने के लिए आ तो गया, लेकिन अभी दिल्ली में प्रवेश भी तो करे। जब दिल्ली में प्रवेश करेगा तो आसपास के राज्य को जीतना पड़ेगा, और आसपास के राज्य कोई कमजोर तो है नहीं। अरे मान के चलो कि आपको जयपुर पे आक्रमण करना है और आप थानागाजी से चल रहे हो, और आप ये कहो कि नहीं हम जयपुर को, और जो भी रास्ते में आएगा उसको भी पीटेंगे, कमर घसीटेंगे ज्यादा, तो आप ही मेरे को दुनिया में तोप खाना तो लगते नहीं कि जीत ही लोगे। भाई आप थानागाजी से चलो तो बीच में बैराट भी आएगा, हो सकता है आप बैराट को जीत सकते हो। छापरा वाले तो ताकतवर होंगे ना, और आपको बीच में छापरा वालों ने पीटे, खबर का सीटे ज्यादा, तो आप लोग जयपुर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। तो वही हाल इसका था कि इसकी इच्छा तो थी कि मैं कहीं ना कहीं दिल्ली पे क्या कर लूं, अधिकार, लेकिन इसका चौक ही नहीं बैठ रहा। ये एक बार आया गुजरात में, और उस समय गुजरात का समय था 1178। क्या था भाई? 1178। और 1178 में भीम सिंह प्रथम की माता का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था भाई? नायिका देवी का भी पति मर गया। उसका बेटा भीम सिंह बड़ा अल्प आयु में था, 3-4 साल का था।
उसको ये चिंता थी कि भाई पति को मारे जैसे बेटे को नहीं मार दे। कौन आ गया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं पहले जा सकता हूं तो पहले मुझे गुजरात को जीतना चाहिए, और गुजरात को जीतकर मैं कहां जाऊंगा? राजस्थान, और राजस्थान से फिर मैं कहां चला जाऊंगा? दिल्ली। डायरेक्ट जा सकता है कि नहीं? तो इसकी सोच तो सही थी। और गुजरात की रानी का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी को संदेश भिजवाया कि क्या तो तू गुजरात को खाली कर दे, या फिर गुजरात के रानी तू मेरे साथ क्या कर ले? युद्ध। तो नायिका देवी ने कहा कि ठीक है भाई, युद्ध ही करेंगे। वैसे तो मैं तेरे को राज्य दे नहीं सकती, लेकिन मैं तेरे से युद्ध तो कर सकती हूं। तो मोहम्मद गौरी ने कहा बता युद्ध कहां करेगी? तो ये भी बड़ी बीएससी होल्डर थी, अपने आप में जानकार तो थी, लेकिन इसका सम्मान है इतिहास में कि जिसने किसी मुस्लिम या मुस्लिम शासक से बचाया राज्य को, तो वो एकमात्र महिला थी जिसका नाम था नायिका देवी। इसने एक युद्ध किया और उस युद्ध का नाम था काइंद्रा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? काइंद्रा का युद्ध हुआ था 1100 जब 78 के अंदर काइंद्रा का जब युद्ध हुआ तो नायिका देवी ने कहा कि मैं युद्ध तो कर सकती हूं, लेकिन मैं करूंगी कहां पे? आबू पर्वत के निकट। कौन से पर्वत के निकट? ये पर्वत है, ध्यान रखना, यहां पे ऐसा एक पर्वत है और इस पर्वत के बीच में छोटी छोटे गलियां हैं। तो उसने कहा कि आबू के पर्वत के निकट है मैं काइंद्रा के युद्ध में नायिका देवी ने अपनी सेना को जचा दिया। एक एक गली में दो दो सेनापति लगा दिए, दो दो सैनिक खड़े कर दिए। और इधर से क्या पड़ता है? गुजरात, सॉरी, इधर से तो किसकी सेना आएगी भाई? मोहम्मद गौरी की। और इधर किसकी सेना खड़ी है? नायिका की। तो छोटे छोटे रास्ते 10-10 फीट के, और 10 फीट के मेन गेट पे 3 सेनापति, 2 सेनापति खड़े कर दी। इधर से सेना आएगी, इधर मेरे हाथ में तलवार है, और जैसे इधर आया तलवार से सल्टा दिया, इधर हो दूसरे को आने दो। यही तो हो सकता है। जैसे जैसे इन सभी गलियों में सेना आई मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी की कि मोहम्मद गौरी पीछे से आ रहा कि यार सेना का कोई बात तो भाई नहीं सुन रहा, जिंदे है मर गए, आगे कोई गड्ढा है, कुछ तो बोले भाई आ जाओ नहीं आओ। इधर जो भी जा रहा है वो मौत के घाट जा रहा है, उसको पता नहीं है। इतने ही में कौन आ गया? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के ऊपर नजर किसकी पड़ी? नायिका देवी की। और नायिका देवी ने अपने घोड़े से कहा कि चलकर मोहम्मद गौरी के पास है चलो। और नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा, और पकड़ के पता नहीं कौन से एक्शन से पीटी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पीटी, कमर का सीटी ज्यादा। उधर से आबू पर्वत से अपनी जान बचाकर वापस कहां चला गया? और गजनी में इसका भाई बैठा था जिसका नाम मैंने कहा गयासुद्दीन गौरी। और गयासुद्दीन ने कहा कि भाई क्या बात, हाथ पैर आके बाकी कैसे हो रहे हैं? तू तो दिल्ली पे अधिकार करने गया था, पूछ मत बात क्या हुई ये तो बता। पता नहीं किसने पीटा? कचे एक महिला ने पीटा। बड़ी बेइज्जती है महिला के हाथ से, कचे घसीटी भी है, और मुझे नहीं पता वो किस रूम में आके पीटी है। तो एकमात्र भारत की महिला जिसने, नायिका देवी ने काइंद्रा के युद्ध में विजय प्राप्त की 1178 में, लेकिन दोबारा से फिर से आ गया कौन? मोहम्मद गौरी। किसके कहने पर? जयचंद गैडवाल के कहने पर उसकी लड़की को छुड़ाने, जिसका नाम था सहयोगिता। एक युद्ध हुआ, ध्यान रखना, तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। 91 ईस्वी में हुआ। आपसे कोई कह दे कहां पे हुआ, तो ये हुआ करनाल। और करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर युद्ध हो रहा है जिसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1100। कहां पे हुआ? किन किन के मध्य हुआ? मध्य बराबर है पृथ्वीराज चौहान, शक्तिशाली राजा था, इसमें तो कोई शक नहीं थी। अब बात करें वर्सेज कौन है? मोहम्मद गौरी आकर यहां पे संदेश भेजा, क्या तो तू सहयोगिता को वापस भेज दे या मेरे साथ युद्ध कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने कहा तू कौन है रे? शादी मैंने की, तू खामखाई दुखी हो रहे? और कहा कि मैं अजमेर पे भी मेरी सत्ता स्थापित करूंगा, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा युद्ध ही करेंगे, बता कहां आना है? तो उसने कहा करनाल के मैदान में आजा। कौन सी जगह पड़ती है? तराइन। तराइन के मैदान में पहुंच गया कौन? पृथ्वीराज चौहान। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने वापस से मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से पीटा, कमर का सीटा, और इसको भागने पे मजबूर कर दिया। और ये युद्ध छोड़कर भाग गया सिरसा के निकट।
कहां पे भाई? सिरसा। और सिरसा कहां पड़ता है? हरियाणा में। यहां तक तो भगा, तब पृथ्वीराज चौहान ने भरे युद्ध में कहा कि जो कायर भग ही रहा है तो उसका पीछा मैं करता नहीं, मैं एक वीर राजा हूं और वीर कायर का पीछा करे, और इसको जाने दिया। और जाकर के वापस से मोहम्मद गौरी फिर से कहां चला गया? गजनी। 78 से 91 में आया, दोबारा फिर से पिट के चला गया। गयासुद्दीन ने फिर कहा क्या हुआ? वहां की महिलाएं नहीं, पुरुष भी ज्यादा ही है, पीटते कमर का सीटते ज्यादा है। तू आस मत कर, भारत के ऊपर तेरी सत्ता स्थापित करने की। अब की बार तो तेरा साथ भी दिया था किसने? जयचंद गैडवाल ने, क्योंकि जयचंद गैडवाल ने किसका साथ दिया था? लेकिन जीत नहीं पाए किसको? पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीतने के बाद इस युद्ध में क्या हो गया? विजयी। और ये इसकी क्या हो गई? हार, यानी कि पराजित हो जाता है। 1 साल जो आदमी फेल हो जाए तैयारी तो करेगा। और मोहम्मद गौरी के दिमाग में बात सेट हो गई कि कभी ना कभी भारत को जीतू होगा। तो उसने कहा कि कैसे जीतेगा? तो गयासुद्दीन से कहा कि अब की बार राजी राजी नहीं जीता, गैर राजी जीतूंगा। तो उसने कहा कैसे? कि अब की बार मैं जीतूंगा, क्योंकि मुसलमानों को चाल खेलना ज्यादा आता है। तब उसने कहा, गजनी के अंदर ही बैठा बैठा एक लेटर लिखा, और लिखने के बाद उस लेटर को भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास 1 वर्ष बाद 1192 में, और कहा कि पृथ्वीराज चौहान मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी। अरे मैं तो जयचंद गैडवाल के बहकावे में आपके साथ युद्ध कर लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उस युद्ध की गलती की माफी मांगना चाहता हूं, आप मुझे प्लीज माफ कर दे। तो पृथ्वीराज चौहान के पास ये निमंत्रण भेजा, तो उसके दरबार में कौन बैठा था? चंदर बरदाई। कौन था भाई? चंदर बरदाई। और उस पत्थर को लेकर आने वाला था जिसका नाम था ऐन मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था भाई? ऐन मुल्क मुल्तानी को दिया। और पीछे पीछे कौन आ गया? मोहम्मद गौरी, कि मैं तो रुकूंगा कहां पे? तराइन के मैदान में, और तू ये लेटर लेके कहां चला जाना? अजमेर। और अजमेर में किसके घर दे देना? और पृथ्वीराज चौहान के दरबार के बाहर कौन खड़ा है? जैसे ही ऐन मुल्क मुल्तानी आया, आमुल मुल्क मुल्तानी, क्या नाम था भाई? आमुल मुल्क मुल्तानी। जैसे ही वो पत्थर लेके आया, चंद्र बरदाई को दिया कि जी हुजूर ये पत्थर लो। तो उसने कहा किसका पत्थर है भाई? मोहम्मद गौरी का है साहब। गौरी फिरा गया 1 वर्ष बाद। तब उसने कहा कि साहब मुझे पत्थर दिया, आप इस पत्थर को पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दो। मुझे नहीं पता वो युद्ध करता है क्या करता है। जैसे ही वो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास गया और इससे बोला कि पृथ्वीराज चौहान जी खड़े हो, इस गोरी को छोड़ो और उस गोरी को संभालो। एक गोरी भी तो बैठी थी सहयोगी था, उसके चक्कर में ही तो हो रहा था ये काम कि साहब इस गोरी को छोड़ो और उसको संभालो। 1 साल बाद पुणे आ गया। पृथ्वीराज चौहान अपने घमंड में था, उसने कहा कि प्रथम युद्ध में हराया उसी प्रकार से दोबारा भी हरा दूंगा। मुझे देख क्या पत्र आया है। और जैसे ही पत्र को खोला तो उसमें लिख रखा था, सेवा में श्री पृथ्वीराज चौहान जी, मैंने गलती से प्रथम युद्ध किया, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे संधि करना चाहता हूं। ये बात किसने कही? मोहम्मद गौरी ने। किससे कही? पृथ्वीराज चौहान को दया गया, चाहे कायर आदमी तो माफी मांगने आया है। उस पत्र में वापस से लिखा कि बता तुझे माफ करने कब आऊं, कहां पे आऊं। तो गौरी ने कहा कि वही घोड़ेर वही मैदान, मैं तराइन के मैदान में बैठा हूं, आप आओ और मुझे माफ करके चले जाओ। मैं वापस से कहां चला जाऊंगा? गजनी। तभी पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि युद्ध तो करना ही नहीं है, 1-2 सेना साथ ले चलो, राजा अकेला थोड़ी जाएगा। 2000-3000 सेना के साथ ये करनाल के मैदान में वापस से उपस्थित हो जाता है। और वहां कौन बैठा था? मोहम्मद गौरी। उस युद्ध का नाम था, ध्यान रखना, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध ये हुआ 1192 में। कब? वापस से बोलो कहां पर हुआ? करनाल। कहां पे हुआ भाई? करनाल। वो मध्य किन किन के? वही दोनों, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज कौन है भाई? मोहम्मद गौरी। धोखे से बुलाया कि नहीं? धोखे से बुलाया ना। इसके साथ ऐसे कहा जाता है महज 3000 क्या थी भाई? सेना। इधर सेना कितनी है? लगभग 20,000। तो बताओ 20,000 को 3000 जीत सकते हैं क्या? उसी वक्त शाम के समय मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान ने कहा आजा भाई तुझे माफ कर दूं मैं।
संधि कर ले, राजीनामा कर ले, हाथ मिला ले, वापस ही चला जा। तभी गौरी ने कहा कि साहब शाम के समय तो मुसलमान संधि करते ही नहीं, सुबह सूर्य उदय होगा तब अपन दोनों क्या करेंगे, संधि, अपन दोनों गले मिलेंगे और अब खाने की मैं व्यवस्था करता हूं और आप सो जाओ। 3000 सेना के साथ तराइन के मैदान में कौन सो गया, पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही सुबह सूर्य उदय होने वाला था उससे ही पहले मोहम्मद गौरी ने किसका बुगिल बजा दिया, युद्ध का आगाज किया जाए। और युद्ध का आगाज किसको सुना, और पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि ये तो धोखा, अब तो मैं लड़ भी नहीं सकता। 3000 सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ मुकाबला किया, किसके साथ, मोहम्मद गौरी के। और अंतिम समय में हार पराजय हाथ लगी किसको भाई, ये पराजित हो जाता है और वहां से भगता है। तो ऐसे कहा जाता है कि अब पिछले युद्ध में तो कौन भगा, मोहम्मद गौरी, और अब इस युद्ध में कौन भगा, और पृथ्वीराज चौहान उसी युद्ध पे, इस स्थान पे आ गया जहां पे क्या था भाई, सिरसा। अब लेकिन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कहता है, जो उस युद्ध में साथ था, वो क्या कह रहा है कि सिरसा तक तो भगा, लेकिन सिरसा में मोहम्मद गौरी ने उसको क्या बना लिया, बंदी। अरे मोहम्मद गौरी ने उसको क्या बना लिया, बंदी। अरे बंदी बनाकर कहां ले गया, गजनी, और गजनी में उसको क्या कर दिया, अंधा, और वहीं पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु। ये बात कौन कह रहा है, चंदर, कौन। और चंदर बरदाई ने, मैंने अभी कहा था कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो। उस ग्रंथ में लिख रहा है कि चंदर बरदाई ने लिखा कि सिरसा के निकट पृथ्वीराज चौहान को क्या बनाया, बंदी। बंदी बनाकर कहां ले गया, गंजनी में उसको क्या कर दिया, और यहीं पर इसकी क्या हो गई, और यहीं पर इसकी क्या है, समाधि। समाधि कहां पे है, गजनी, अफगानिस्तान में। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है समझना, वो कह रहा है उसका बेटा, क्या कह रहा है बेटा समझना, पृथ्वीराज रासो में, कि मेरे पिता चंद्र बरदाई बंदी बनाने के बाद कहां पे गए थे, गजनी, किससे मिलने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान को वहां पर देखा गजनी में, तो उसको क्या कर रखा था, अंधा। तभी कौन रोने लग जाता है, चंद्र बरदाई, इसका बेटा कह रहा है, जिसका नाम था जल्हन। क्या नाम था भाई, जल्हन, क्योंकि उस किताब को पूरा करने वाला कौन था, जल्हन। पृथ्वीराज रासो को पूरा तो किया था जल्हन ने, और शुरुआत किसने की थी, तब उस किताब में जल्हन ने लिखा कि मेरा हाँ रोने लगा, कहा कि हमारे राजा को आपने क्या कर दिया, अंधा, क्योंकि इसकी दोनों क्या निकाल दी थी, आंखें। किसने निकाल ली थी, मोहम्मद गौरी ने। तब गजनी में जाने के बाद चंद्रबरदाई ने कहा कि बेशक मोहम्मद गौरी जी, आप हमारे राजा की आंखें तो निकाल ली, लेकिन यह आज भी शबद वेदी बाण चला सकता है। आप शबद बोलो, जिधर से शबद की आवाज आएगी उधर ही ये क्या चला सकता है, बाण। तब मोहम्मद गौरी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे भी राजा हैं जो शब्दों के ऊपर क्या चला सकते हैं, बाण। तब चंद्र बरदाई ने कहा शक है तो चलवा के देख लो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि यह प्रतियोगिता तो होनी चाहिए आज। तो उसने कहा कि आप अपने राजा के पास एक बार वो बाण चलवा के दिखाएं, और इसके हाथ में धनुष दिया जाए। और धनुष किसके हाथ में दिया, पृथ्वीराज चौहान के, किसके कहने पर। तब चंद्र बरदाई ने एक दोहा बोला उस युद्ध में, और कहा क्या कि 4 बांस, कितने बांस भाई, 4 बांस 24 गज, गज अंगुल अष्ट प्रणाम, अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपे सरदार है, ता ऊपे सरदार है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ये दोहा किसने बोला, चंद्र बरदाई ने। वो किसकी हत्या करवाना चाहता था, मोहम्मद गौरी की। कौन करवाना चाहता था, चंद्र बरदाई, क्योंकि उसका बदला लेना चाहता था। उसने कहा कि 4 बांस 24 गज। पृथ्वीराज चौहान सुनना गौर से, कि 4 बांस में नाप ले लंबाई, या उसकी 24 गज है। अंगुल अष्ट प्रणाम, 8 आंगन ऊपर क्या लगा हुआ है, मंच, ता ऊपे क्या है, सरदार। अरे सरदार कौन बैठा है, मोहम्मद गौरी। मत चूके चौहान, चला दे तेरा बाण और निकाल दे इसके प्राण। किसके प्राण निकाल दे, और उसने बाण चलाया, किसकी खोपड़ी में लगा, मोहम्मद गौरी का। अल्लाहू अकबर। एक क्या बोला भाई, अल्लाहू अकबर, ऐसे तो बोलते हैं। तो कौन मर गया, तो मोहम्मद गौरी की हत्या करने के बाद बदला लिया किसका। ये दोनों सोचे कि अब हमारे को छोड़ेंगे नहीं। इन दोनों ने आपस में कटार घोंप कर क्या कर ली, हत्या। ये बात किसने कही, जल्हड़ ने। कौन से ग्रंथ में,
ये पृथ्वीराज रासों में, लेकिन पृथ्वीराज विजय में क्या कहता है समझना कि इसकी मृत्यु कहां हो गई थी, सिरसा के निकट, पर उसको दफना दिया गया अजमेर में। और अजमेर के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, मोहम्मद गौरी का। किसका हो गया था, मोहम्मद गौरी का। इससे आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कल, क्योंकि अब बस की बात नहीं है, बाकी पढ़ेंगे कल।